अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि हालात बिगड़ रहे हैं, तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। सब ठीक चल रहा था, मतलब इस अंदाज में था कि मुज़ाकरात ठीक है, और सब कोशिश कर रहे थे कि वहां पर जो जेनोसाइड हो रही है उसको रोका जाए, हर सूरत के अंदर रोका जाए, और वो खतरा मौजूद था उस सूरत के अंदर कि ये बात आगे बढ़ सकती है। तो वहां पर अच्छी बुरी जो है ना कोशिश हो रही थी, लेकिन इसराइल ने बहुत बड़ी बदमाशी की है, सॉवरन कंट्री के ऊपर हमला किया। और ये भी आप बात ध्यान में रखें कि ये एक पैटर्न होता है, ये वो कई साल से बात कर रहे हैं कि ईरान पर हमला होगा, तो सबकी परसेप्शन बन चुकी है कि अच्छा ये तो होना ही था। ये मामूली बात नहीं है, एक नेशन के ऊपर हमला होना, लाखों खानदान तबाह हो जाते हैं, लाखों खानदान तबाह होते हैं, ये कोई मामूली बात है? तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो कई साल से बनाई गई कि ईरान पर हमला होगा, ईरान पर हमला होगा। जब डिप्लोमेसी भी हो रही थी, तो अब जरा देखिए बार बार इसराइल क्या कह रहा था, और अमेरिका कि अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो हम दूसरी तरह से आएंगे, और अब पता ही चल रहा है कि वो तो बाकायदा जंग की तैयारी कर रहे थे, डिप्लोमेसी तो सिर्फ जवाब था। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब देखिए कि वो हालात बिगड़ रहे हैं। अब ब्रिटिश एयरवेज है वो यूएई के लिए कैंसिल हो चुकी हैं, और जो एयर फ्रांस है अभी वो सऊदी अरेबिया के लिए कैंसिल हुई है। अब मुझे बताएं 20 महीनों में ऐसा कब हुआ है? और ये मामला सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है। देखिए जनूबी एशिया से जो लोग जाते हैं यूरोप के लिए, तो इनकी तो डायरेक्ट उस तरह से फ्लाइट्स नहीं होती, खासकर पाकिस्तान में हम देखते हैं डायरेक्ट फ्लाइट्स यूरोप के लिए नहीं होती, ये वहां पर जाकर यानी कि यूएई में और सऊदी अरेबिया और कतर। तो अगर वो फ्लाइट्स यहां पर कैंसिल हो रही हैं तो फिर ये तो यहां जनूबी एशिया और इन सब के लिए मसला है ना। तो अब ये मुल्क कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, गल्फ ये कैसे अफोर्ड कर सकता है उनके लिए फ्लाइट्स जब यूरोप की कैंसिल हो रही हो? तो इसलिए अब ये समझना होगा कि ये जंग जब सबकी जंग है, सबको मुतासर करेगी, और अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं गई है। अगर ये उस तरफ जाती है तो फिर मुझे बताइए कि क्या होगा, और ये बहुत लंबी फिर जंग होगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक, यानी वन ऑफ द वेरी ग्रेट फैक्टर, जो ये फ्लाइट्स सऊदी अरेबिया और यूएई के लिए, कतर के लिए कैंसिल हुई हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद किया जा रहा है, और ये आर्जी यानी आर्जी से मुराद पार्शल जो बंदिश है वो शुरू हो चुकी है। यानी हम अब डिबेट कर रहे थे होगा नहीं होगा, वो पार्शली बंदिश शुरू हो गई है, और उन्होंने ऑयल टैंकर्स को वापस मोड़ना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। Officially, Iran has started returning the tankers to the Strait of Hormuz, and the oil prices जो है वो तेजी के साथ रेज कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम, शिपिंग ऑफिशियल्स ऑन अलर्ट फॉर द डेवलपमेंट्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, ठीक है। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जरा उनकी स्टेटमेंट देखिए, और मुझे बताइए कि इस तरह की स्टेटमेंट लास्ट कब आई थी? वी आर क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। बड़ा गौर से हम देख रहे हैं, क्लोजली देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि जापान का 60% ऑयल यहां से आ रहा है, 60%। कोई मुल्क ऐसे, इसी तरह साउथ कोरिया, उनका 50-60% यहां से आ रहा है। तो असल में जो ट्रंप ने इकदाम किया है, अपने इत्तेहादियों को सबसे ज्यादा खतरे में डाला है। तो एशिया की बहुत सारी नेशन हैं जिनका ऑयल यहीं से आ रहा है। पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल के सबसे, यानी ये 60% से भी ज्यादा ऑयल पाकिस्तान का यहां मिडिल ईस्ट से आ रहा होगा। तो ये सब के लिए जो वो मसला है, और इसका जिम्मेदार कौन है आपके सामने है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, इसके 2-4 पहलू हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो लंबा चलना है, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये आगे क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ना, ये ईरान के पास सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड है। इसको कब इस्तेमाल करना है, किस वक्त इस्तेमाल करना है, यानी ये वो चीज है जंग का पासा पलट सकती है। ये इतनी बड़ी चीज है कि ये ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दे कि सीज़फायर हो जाए। ये इतनी बड़ी चीज है, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये आलमी जंग छेड़ दे, और ये इतनी खतरनाक चीज है कि ये आपसी लड़ाई भी छेड़ सकती है। वो कहेंगे भाई हमारा ऑयल यहां से क्यों नहीं गुजर रहा। अच्छा, तो क्या ये वक्त अब आ गया है ये करने का? ये बहरहाल देखना है। अब वो कह रहे हैं कि टैंकर्स उन्होंने मोड़ना शुरू कर दिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यहां से 20 मिलियन बैरल के करीब जो ऑयल है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर गुजरता है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर 20 मिलियन बैरल। सऊदी अरेबिया और यूएई ने इस खतरे के पेश नजर के एक दिन जंग होगी तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो सकता है, क्योंकि जब ईरान जंग डिस्कस होती थी तो ये भी डिस्कस होता था। तो उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स लिए थे। सऊदी अरेबिया ने पर्शियन गल्फ से जो रेड सी है उसको कनेक्ट किया था थ्रू पाइपलाइंस, और यूएई ने थ्रू ओमान कनेक्ट किया था, ताकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद भी होता है तो वो दूसरे रास्तों से इन पाइपलाइंस के जरिए अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट कर सके और रुकावट ना आए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जरिए रुकावट ना आए। और इसके उन्होंने तजुर्बात भी किए, ऑयल इस तरह से एक्सपोर्ट करके उन्होंने, जैसे एक आप मिलिटरीली एक्सरसाइजेस करते हैं ना कि भाई ये वेपन्स की, तो उन्होंने ये किया। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो कामयाब तो है, यानी उसके जरिए वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है। यानी कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3.5 मिलियन बैरल के करीब वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन पाइपलाइंस के जरिए, और रोजाना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कितना गुजर रहा है? 20 मिलियन बैरल्स, यानी वो कोई आप कह लें कि 15% के करीब जो है वो यहां से पाइपलाइंस के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जरूरियात दुनिया की पूरी नहीं हो सकती है उसे, इसलिए वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कोई मुतबादल है। ऑयल जा सकता है, लेकिन उसका स्केल जो है वो इतना बड़ा नहीं है। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि क्या ये लिजिटिमेट है, ईरान का ये करना लिजिटिमेट है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है?
अब आप कहेंगे कि भाई आज के दौर में इंटरनेशनल लॉ की क्या अहमियत है? जाहिर बात है कोई अहमियत नहीं है, जंगें हैं और फसाद है और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बहरहाल दुनिया बात तो करेगी। भाई अधेम जापान कह रहा है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जापान ने कंडेम किया इजरायली हमले को। तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है जो जापान अगर ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करता है, तो जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें जितने नॉटिकल माइल्स दिए हैं कि इतने नॉटिकल माइल्स का ये आपकी टेरिटरी, आपका कंट्रोल है, तो उसके मुताबिक ये ईरान ही का टेरिटोरियल वाटर है। अगर वो सिर्फ अपने वाटर को बंद करता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाएगा, यानी ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल दायरे के अंदर है। अच्छा, अगली बात ये है ना सिर्फ कि यूरोप का जो फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूरोप का फैक्टर। इसलिए मैं कहूंगा कि वाइल्ड कार्ड है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। वो ये ना हो कि आपके बिल्कुल खिलाफ चला जाए, सारा ना जाए तो कुछ कुछ आपको उससे नुकसान कहीं ना हो जाए, बड़ा ये तरीके से इस्तेमाल करना है। यूरोप जो है रशिया से ऑयल और गैस खरीदता था, यूक्रेन के बाद नहीं खरीद रहा। कुछ वहां पर है कि वो कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन है वो मिडिल ईस्ट से आ रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट से उनका ऑयल और गैस आ रहा है। अगर ये भी बंद हो जाता है तो रशिया भी गया, मिडिल ईस्ट भी गया, तो यूरोप तो हो जाएगा पैरालाइज। कहां से खरीदेगा? एक मुल्क है और उस मुल्क का नाम है अमेरिका, जिसका सदर पिछले कई महीनों से यूरोप से कह रहा है कि हमसे ऑयल खरीदो, ठीक है, और गैस और ऑयल एनर्जी हमसे खरीदो। वो कई महीनों से बात कर रहा है। तो अगर यहां से बंदिश होती है तो यूरोप को ऑटोमेटिकली अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, और यूरोप ज्यादा पैरालाइज हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर। फिर अमेरिका उनसे कोई भी बात मनवा सकता है, ठीक है। तो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीन इसका फैक्टर है। अच्छा, चाइना का 50% ऑयल यहां से जा रहा है। अच्छा, चाइना मैनेज कर लेगा, चाइना रशिया से खरीद लेगा, लेकिन ये यूरोप वाला जो फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब ये जो रशिया से राब्ते हो रहे हैं या नॉर्थ कोरिया, चाइना से मेनली राब्ते हो रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये आलमी जंग है, ये सीज फायर है, या ये बहुत बड़ी। और अगली बात यह है कि वो करेंगे कैसे, अगर इसको मुकम्मल बंद करना है तो कैसे करेंगे? तो वो यहां पर माइंस लगाएंगे, ठीक है ना। ये जरा देखिए, दे वुड ले टू माइंस यूजिंग फास्ट अटैक बोट्स एंड सबमरीन्स। सबमरीन्स यहां पर इस्तेमाल होंगी, जो सुसाइड बोट्स हैं वो इस्तेमाल होंगी, और माइंस यहां पर लगाई जाएंगी। और इस वक्त बताया जा रहा है कि ईरानियन नेवी यहां पर मोबिलाइज हो चुकी है। नेवी कुड पोटेंशियली लॉन्च अटैक्स ऑन द फॉरेन वॉरशिप्स एंड कमर्शियल वेसल्स। तो यहां पर एक नेवल जंग है वो भी छिड़ सकती है। तो सारा ये डिपेंड करता है कि ईरान कब अमेरिका को रिस्पॉन्ड करेगा, किस अंदाज में करेगा फिलहाल या नहीं करेगा, ये सारा इसके ऊपर है। ये यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाएगा। अच्छा, द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है कि जो फर्दो फैसिलिटी है that can only be destroyed by nuclear weapons or by ground forces bombing it, तबाह नहीं हुई, फर्दो तबाह नहीं हुई, द इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। तो कोई कामयाबी इनको यहां पर हासिल नहीं हुई। और जो सीरिया का मामला है वहां पर दाइश ने अटैक किया, बड़ा खौफनाक मामला है, सबके लिए बड़ी तशवीश की बात है कि किस तरह मामला ले जाया जा रहा है। ये कौन सी ताकतें हैं जो दाइश को दोबारा से जो है वो ताकतवर बना रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब देखें ना कि वहां पर मुस्लिम्स का जो इमेज है वो कैसा बनाया गया है अमेरिका में, यूरोप में, तो वो कैसे हुआ ये सारा कुछ? यही तो है, दाइश को वो जनाब नुमाइंदा बनाकर मुसलमानों का वो सारा मामला जो होता रहा है आपको पता है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है ना, ये करवाई जाती है कि देखिए ये तो ऐसे हैं। तो ये बड़ा खौफनाक प्रोजेक्ट है। और आप देखिए कि 9/11 ने मिडिल ईस्ट को मुतासर किया। जो वहां पर रहने वाले थे उनको मुझे बताइए कितना मुतासर हुए, वो ये यूरोप और अमेरिका के रहने वाले थे वो कितना मुतासर हुए। तो इसलिए बड़ा खतरनाक प्रोजेक्ट है, और इसका ताल्लुक सिर्फ एक मुल्क से नहीं है। दूसरा, अल-शरा साहब जो उनसे सवालात हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर, as other Arab states condemn Israeli attack on Iran, Syria is notably silent। अल-शरा साहब जब वो खामोश है तो उनसे पूछा जा रहा है कि आप खामोश क्यों हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ मजीद शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।